जय हिंद दोस्तों, मैं नवीन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब एकदम अच्छे हैं, एकदम बेहतरीन हैं। सारे प्यारे दोस्त एक बार बोलेंगे आप सब कैसे हैं। अनित कुमार, काजल सिंह ठाकुर, अजय कुमार सोनी, कुणाल चौधरी, रजनीश, सुजीत कुमार, सतेंद्र पाल, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और बच्चे, मैंने बताया था आपको कि इतिहास को हम लगभग ख़त्म कर चुके हैं। लगभग ख़त्म करने में क्या है, कुछ टॉपिक, माइनर टॉपिक हमारे बीच में बचे हुए हैं। उन माइनर टॉपिक से जो प्रश्न आते हैं बनने के चांसेस है, वो मैं आपको करा चुका। उन अब जो बचे हुए टॉपिक है वो क्यों करा रहा हूँ, क्योंकि वो भी थोड़े बहुत ज़रूरी हैं और परीक्षाओं में प्रश्न वहाँ से भी पूछ लिए जाते हैं। तो जो भी बचे हुए टॉपिक हैं वो मैं आपको करा रहा हूँ, बीच बीच वाले। ओके, जिनके लिए मैंने आपसे बीच क्लासेस में ये कहा था कि ये मैं आपको आगे कराऊंगा। तो ऐसा तो है नहीं आगे कराने के लिए आपसे बोलूँ ठीक है हो गया, नहीं, जब बोला है तो कराएंगे। ओके, तो आज का हमारा टॉपिक है कन्नौज के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष। क्या बोलोगे? कन्नौज के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष। और त्रिपक्षीय संघर्ष क्यों बोल रहे हैं, कन्नौज कहाँ है, ये सारी बातें समझेंगे। अच्छा बताओ, कन्नौज कहाँ पड़ता है? सभी बच्चे बताएंगे कन्नौज पड़ता कहाँ है, किस राज्य में है। मतलब कन्नौज के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष। अगर बच्चे मैं भारत की स्थिति की बात करता हूँ, किसकी? अगर मैं बात करता हूँ भारत की स्थिति की, ठीक है, सॉरी, भारत की स्थिति की हम लोग बात करते हैं अगर, तो बच्चे जो हमारा यूपी है, यूपी में पड़ता था आपका कन्नौज। क्या पड़ता था? कन्नौज, जिसके दो पुराने नाम हैं। कन्नौज के पुराने नाम कौन कौन से हैं? दो नामों से जाना जाता है इसको, एक तो कान्याकुब्ज और एक महोदयश्री। अमीर प्रदेश था इसीलिए महोदयश्री कहलाया, कान्याकुब्ज और महोदयश्री। और आप लोग जरा दिमाग में लेकर आएंगे हर्षवर्धन, राजा हर्षवर्धन के बारे में जो भी हमने पढ़ा था। मैंने पढ़ाया था आपको थानेश्वर का जो पुष्यभूति वंश था वो हरियाणा से कहाँ गया था? कन्नौज। और कन्नौज में जब मोखरी वंश के शासक थे, मोखरी वंश के शासक ग्रहवर्मन की हत्या कर दी थी किसने? पाल शासक, सॉरी पालों में से पाल शासक नहीं, सॉरी, उधर पाल जो गौड़ प्रदेश का शासक था शशांक, उसने, ठीक है, और देवपाल उसके साथ था। तो क्या बोल रहे हैं, तब हर्षवर्धन गए थे वहां कन्नौज पर। आप सभी जानते हैं इस बात को, यस और नो। तो कन्नौज के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष, कन्नौज एक जगह है, इसके लिए संघर्ष क्यों हुआ? बहुत सारे कारण हैं। अगर आप देखोगे कन्नौज से पश्चिम और पूर्व की लंबाई लगभग बराबर है। तो जो कन्नौज की गद्दी पर होता था वो पश्चिम से पूर्व का कंट्रोल बहुत अच्छे से देख सकता था, पहला कारण। दूसरा कारण था कन्नौज था एक उपजाऊ क्षेत्र। क्या था भाई? दोआब का क्षेत्र है, गंगा जमुना का मैदान है, और गंगा जमुना के बीच की जो मिट्टी है वो बहुत उपजाऊ है, तो ये उपजाऊ क्षेत्र था। तीसरा कारण क्या था? भारत से होने वाले, देखो जीटी रोड निकलता था ना मगध से, तो मगध का अपना, मगध पर सब लोग लड़ना चाहते थे, तो यह मगध से एक मार्ग निकलता था, उत्तरापथ, ठीक है, मौर्यों के टाइम पे जिसका विकास किया गया, जिसका शेरशाह सूरी ने जीटी रोड बनवाया। तो ऐसे ही कन्नौज से था। कन्नौज से देश के लिए बहुत सारे मार्ग निकलते थे, जैसे दक्षिण के लिए कांची तमिलनाडु जाता था, इधर आपका नेपाल भी मार्ग जाता था, इधर आपका असम, असम बंगाल को जोड़ने वाला मार्ग था। तो समझ रहे हो, जिसका कन्नौज पर कंट्रोल होगा वो एक बड़ी ताकत बन करके उभरेगा, ठीक है। और दूसरा, ये स्वाभिमान की लड़ाई हो जाएगी। तो कन्नौज के लिए संघर्ष तो इस वजह से हुआ। लेकिन बात है त्रिपक्षीय का, क्या मतलब है? त्रिपक्षीय का मतलब है इसमें तीन पक्ष थे। त्रिपक्षीय में कितने पक्ष थे? तीन पक्ष थे। कौन कौन से तीन पक्ष हैं? एक तो पालवंश है, पहला आपका पालवंश जिसको हम पढ़ेंगे। दूसरा होगा आपका गुर्जर प्रतिहार वंश। क्या बोलेंगे? गुर्जर प्रतिहार वंश होगा आपका, गुर्जर प्रतिहार वंश, जिनके बारे में हम जानेंगे। और तीसरे होंगे राष्ट्रकूट। तीनों ही क्षत्रिय हैं, तीनों ही क्षत्रिय धर्म थे, ठीक है। राष्ट्रकूट हिंदू हैं तीनों ही,
और क्षत्रिय। क्षत्रिय बोलते ना सुरक्षा देने वाले। बहुत बढ़िया। चलो भाई, यहां तक कोई दिक्कत? इतनी सी बात समझ में आई मेरी जो मैं समझा रहा हूं। 3 वंश थे, ये तीनों ने संघर्ष किया। इनकी स्थिति थोड़ी सी देख लो। पाल वंश था इधर बंगाल की तरफ, ये वाला कौन है? ये था इधर पाल वंश। कौन है इधर? पाल वंश है, ठीक है। इधर अगर बात करते हैं आपका, ये वाला जो हिस्सा था, ये हिस्सा है राष्ट्रकूटों का। सॉरी, राष्ट्रकूट नहीं, गुजरात वाली साइड में कौन थे आपके? गुजर प्रतिहार वंश है। प्रतिहार का अर्थ होता है द्वारपाल, सुरक्षा देने वाला द्वारपाल। तो ये जो मैं आपको पढ़ाऊंगा चालुक्य वंश, चालुक्यों के मंत्री थे जब चालुक्य कमजोर हो गए। यहां थे आपके चालुक्य। चालुक्य से मतलब है राष्ट्रकूट। जब राष्ट्रकूट कमजोर हो गए तो किसको मौका मिला था? प्रतिहारों को मौका मिल गया था, ठीक है। ये कोई फिक्स मैप नहीं है, मैं एक सिर्फ आइडिया दे रहा हूं आप लोगों को, सिर्फ एक आइडिया बता रहा हूं। यानी दक्षिण की तरफ राष्ट्रकूट है, पश्चिम की तरफ प्रतिहार है, और पूर्व की तरफ कौन थे? आपके पाल वंश के शासक थे। कन्नौज पर कौन है जी? कन्नौज की गद्दी पर कौन है? तो कन्नौज के लिए याद रख लेना बच्चे, कन्नौज पर है आपका आयुध वंश। कौन सा वंश था? आयुध वंश। और ये आयुध वंश कहां से आ गया अगर बोले तो बच्चे कन्नौज पर कौन था? हर्षवर्धन। कौन था? वर्धन वंश था। यस और नो? बिल्कुल था। हर्षवर्धन के बाद में वर्धन वंश कमजोर हो गया, और वर्धन वंश के पतन के बाद में कौन सा वंश आ गया था? वर्धन वंश के बाद में, हर्षवर्धन के बाद में कन्नौज की गद्दी जब खाली हो गई तो वहां आ गया आयुध वंश। कौन आ गया? आयुध वंश आ गया। भाई हर्ष के बाद में यशोवर्मन हुए, यशोवर्मन के बाद में विघटन हुआ, तो फाइनली कौन आ गए थे कन्नौज पर? आयुध वंश का शासन था। कोई दिक्कत? इतनी बात के लिए थम्स अप करें पहले, फिर आगे बढ़ेंगे। कोई दिक्कत यहां तक? चलो, कोई दिक्कत? एक बच्चा कह रहा सर जी टाइम पीरियड लिख दो। बच्चे किस चीज का टाइम पीरियड लिख दूं? पढ़ाऊंगा जब मैं कह रहा हूं वंशों को, तो टाइम पीरियड भी बताऊंगा जब वंश पढ़ाऊंगा। तो मेरे लाल, अभी क्या वर्धन वंश का टाइम पीरियड लिख दूं या आयुध वंश का? अभी घनचक्कर यहां है क्या? इतनी बात समझ में आई इनकी स्थिति कहां है और किस चीज के लिए झगड़ा कर रहे हैं? कन्नौज के लिए। क्यों झगड़ा कर रहे हैं कन्नौज के लिए, मैं आपको बता चुका हूं। आयुध वंश है, और आयुध वंश पर 2 भाई हैं। समझना मेरी बात को। आयुध वंश पर 2 युवराजों के बीच झगड़ा है। 2 भाई हैं, नाम से ही याद हो जाएगा, इंद्रायुद्ध और चक्रायुद्ध। इंद्रायुद्ध व चक्रायुद्ध में संघर्ष है गद्दी के लिए। गद्दी के लिए संघर्ष था। 2 भाई हैं, और भैया जब 2 भाई लड़ते हैं तो कौन? पड़ोसी मजे ले जाते हैं। कौन मजे ले जाते हैं? 2 भाइयों के झगड़े में। जैसा आपने देखा हैदराबाद के निजाम, कौन बीच के पहुंच में? फ्रांसीसी और आपका ईस्ट इंडिया कंपनी। ऐसी कर्नाटक युद्ध बताई मैंने आपको अनवरुद्दीन के लिए, कौन पहुंच गए बीच में जाके? फ्रांसीसी और आपकी ईस्ट इंडिया कंपनी। तो ये मौका देखते थे। तो उन 2 भाइयों के बीच में गद्दी के लिए संघर्ष है, ठीक है, कन्नौज पर। और इसका फायदा कौन उठाने का प्रयास करेगा? ये तीनों वंश उठाने का प्रयास करेंगे, पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट, ठीक है। कोई दिक्कत? चलो सर जी इतिहास खत्म हो जाएगा, इसके बाद क्या पढ़ाएंगे आप? बड़ा इसके बाद कुछ नहीं पढ़ाऊंगा आपको, आप गंदे बच्चे हो, आप गंदे बच्चे हो, आपको कुछ नहीं पढ़ाऊंगा मैं। तो शुरू करेंगे भैया, लिखना त्रिपक्षीय संघर्ष को, त्रिपक्षीय संघर्ष को, त्रिपक्षीय संघर्ष को सबसे पहले
पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सबसे पहले प्रतिहार वंश के शासक, गुर्जर प्रतिहार वंश के शासक, वंश के शासक वत्सराज ने शुरू किया था। बहुत से लोग इसमें कंफ्यूज रहते हैं, सोचते हैं धर्मपाल ने, नहीं, बिल्कुल गलत है। किसने? वत्सराज ने शुरू किया। कौन कौन हो गए? वत्सराज। तो वत्सराज किस वंश से था? गुर्जर प्रतिहार वंश से, त्रिपक्षीय संघर्ष में। पाल वंश से किसने भाग लिया था? धर्मपाल ने। पाल वंश का कौन सा शासक है और बड़ा योग्य शासक है पाल वंश का, बहुत विकास कार्य भी कराए हैं? धर्मपाल ने। राष्ट्रकूटों की तरफ से ध्रुव ने। बोलो एक बार सारे नाम। त्रिपक्षीय संघर्ष में आपसे हमेशा पूछ सकता है पाल वंश का नेतृत्व किसने किया था? तो धर्मपाल। गुर्जर प्रतिहार वंश का ये वत्सराज ने पार्टिसिपेट किया। राष्ट्रकूटों की तरफ से त्रिपक्षीय संघर्ष में किसने पार्टिसिपेट किया? ध्रुव ने पार्टिसिपेट किया। ठीक है, बहुत बढ़िया। अरे कहीं याद नहीं करोगे यार तुम मुझे, तुम इतने बहकाते हो ना। अरे सर जी आप याद आएंगे रोज, बड़ा पढ़ लो चुपचाप। जो ये तुम बटर लगाते हो ना, बटर, इसे मत लगाया करो। त्रिपक्षीय संघर्ष को सबसे पहले प्रतिहार वंश के शासक वत्सराज ने शुरू किया। किस तरह शुरू किया और किस तरह शुरू किया? और दो भाइयों की लड़ाई चल रही है, इंदिरा युद्ध चक्रा युद्ध की, और इंदिरा युद्ध को जिताकर, मतलब इंदिरा युद्ध का सहयोग करा, इंदिरा युद्ध को जिताकर गद्दी पर बिठा दिया, जिताकर गद्दी पर बैठाया, गद्दी पर बैठाया। चलो क्या बोलोगे? गद्दी पर बिठा दिया। बहुत बढ़िया। क्या बोलेंगे? यहां आएंगे आगे। चलो भाई आगे, कोई दिक्कत? तो त्रिपक्षीय संघर्ष में क्या बोला मैंने? वत्सराज ने शुरू किया और इंदिरा युद्ध को जिताकर गद्दी पर बिठा दिया गया। कोई दिक्कत नहीं। दो भाइयों की लड़ाई में बीच में एंटर कर गए, तो अब दिक्कत किसको हुई? अब हुई पाल वंश को दिक्कत। पालों को लगा कि भाई कन्नौज पर किसका कंट्रोल होना चाहिए? कन्नौज पर कंट्रोल किसका होना चाहिए? हमारा कंट्रोल होना चाहिए। अब कंट्रोल के लिए लड़े कैसे? क्योंकि ये तो किसके फेवर में हो गया इंदिरा युद्ध? प्रतिहारों के फेवर में हो गया। ये तो गुर्जर प्रतिहार वंश के फेवर में चला गया, और गुर्जर प्रतिहार वंश के फेवर में चले जाने के बाद में अब इसको दिक्कत है, इसको कौन हराना पड़ेगा? बोलो कौन हराना पड़ेगा इसको? इसको हराना पड़ेगा अब इंदिरा युद्ध को। देखेंगे फिर दूसरा क्या होता है दूसरे फेस में। धर्मपाल ने इंदिरा युद्ध को हराया। सेकंड फेस बता रहा हूं, अब 6 चरण है इसके। इंदिरा युद्ध ने हराया, धर्मपाल ने, सॉरी, इंदिरा युद्ध को हराया और इसको बिठा देगा गद्दी पर, और गद्दी पर चक्रा युद्ध को बिठाया। गद्दी पर चक्रा युद्ध को बिठाया। किसको हरा दिया? इंदिरा युद्ध को। अब दिक्कत किसको होगी? भाई इंदिरा युद्ध के फेवर में कौन थे? गुर्जर प्रतिहार शासक, कौन? वत्सराज। इनको चिड़न नहीं होगी क्या? अब ये कन्नौज के लिए जो लड़ाई शुरू हुई, ये स्वाभिमान की लड़ाई में बदल जाएगी, और स्वाभिमान के लिए लड़ेंगे तो अब किसको हराना पड़ेगा? कौन हो गए एक दूसरे के दुश्मन? वत्सराज और धर्मपाल। दो भाई नहीं रहे, दो भाई तो एक बार गद्दी पर ये बैठ गया, एक बार ये। अब झगड़ा हो गया इन दोनों के बीच में, वत्सराज और धर्मपाल के बीच में। जायज है झगड़ा होना? यस और नो?
ऐसा होता, कहते ना दूसरे की लड़ाई में टांग नहीं अड़ाना चाहिए। अब अपने ऊपर आ गई, अब लड़ो दोनों के दोनों। लेकिन हुआ क्या, अब युद्ध हुआ किस किस का, वत्सराज, ठीक है, देखेंगे ध्यान से। तो ये पहला संघर्ष हुआ वंशों के बीच में। पहला संघर्ष कैसे, अब तीसरा फेस है इसका, वत्सराज ने धर्मपाल को हराया। तीसरा फेस समझ गए कैसे हुआ होगा, थम्स अप करते रहो भाई, मजा आना चाहिए इसमें, पूरा क्लैरिफिकेशन होना चाहिए आप लोगों को। तो क्या बोलोगे, शुरुआत हुई वत्सराज ने की, इंद्रायुद्ध को हराया। उधर से पालों को भी लगा तुम भी जा करके चलो तुम भी इंटरफेयर करो, और उन्होंने इंद्रायुद्ध को हराया और चक्रायुद्ध को बैठा दिया, गद्दी पर आ गया चक्रायुद्ध। भाई वत्सराज के तो फेवर में था इंद्रायुद्ध, तो अपने दोस्त के लिए जाते लड़ने नहीं, उन्होंने बोला अच्छा तू आ रहा है बीच में, तो वत्सराज ने धर्मपाल को हराया। कोई दिक्कत, चलो। तो पहले फेस में क्या हो गया, दोनों के बीच में कौन हो गया, धर्मपाल हार गया। वापस आ जाओ भैया, धर्मपाल हार गया। तो अब राष्ट्रकूटों को क्या लगता है कि भाई तुम रह गए पीछे, ये भी लड़ रहे हैं ये भी लड़ रहे हैं, इनके अंदर भी एक भावना जागी कि भाई हम क्यों नहीं लड़ सकते। तो भारत के इतिहास में कहते हैं कि पहली बार ऐसा कुछ हुआ कि दक्षिण से चलकर कोई उत्तर की तरफ युद्ध करने गया, पहली बार। समझ रहे हैं, कब तक, अभी तक ऐसा नहीं हुआ था भारत के इतिहास में। उत्तर के राजाओं ने बहुत आक्रमण किए दक्षिण की तरफ, दक्षिण का कोई राजा इधर दक्षिण से उत्तर भारत की तरफ नहीं गया। और पहली बार कौन गए, राष्ट्रकूट गए, और राष्ट्रकूटों में भी कौन गया, ध्रुव गया। समझ रहे हो, बाद में तो आपके राजेंद्र चोल भी आए, राजेंद्र चोल के बाद में फिर आप जानते ही हैं उधर मराठे भी आए थे युद्ध करने के लिए, बाद में तो बहुत सारा है। लेकिन सबसे पहले कौन आया, सबसे पहले उत्तर की तरफ आने वाले थे राष्ट्रकूट, और राष्ट्रकूटों में भी कौन, ध्रुव। क्यों आया, कन्नौज त्रिपक्षीय संघर्ष की वजह से। समझो, वत्सराज ने किसको हरा दिया, धर्मपाल को हराया। अब चौथे फेस में क्या हुआ, चौथा नहीं अब तो, हाँ, फिर क्या होता है, इधर राष्ट्रकूट शासक, राष्ट्रकूट शासक ध्रुव ने वत्सराज को पराजित किया। अब ये कन्नौज के लिए, अब आयुध वंश का किसी का नहीं है, इंद्रायुद्ध चक्रायुद्ध का चक्कर खत्म, अभी आपस में झगड़ा कर रहे हैं। राष्ट्रकूट शासक ध्रुव ने वत्सराज को हराया। अब कौन पहुंच गए कन्नौज की गद्दी पर, कहते हैं कि इसमें बड़ा इसको सहयोग किया धर्मपाल ने, क्योंकि धर्मपाल तो हारा हुआ था वत्सराज से, तो बड़ी दिक्कत हुई। राष्ट्रकूट शासक ध्रुव ने वत्सराज को हरा दिया। यहां तक की बात में किसी को कोई समस्या होनी नहीं चाहिए। चलो भाई, यहां देखना ध्यान से, और एक बात लिखना, क्या बोला मैंने, दक्षिण से उत्तर की तरफ जाने वाला, उत्तर की तरफ पहला विजय अभियान है। लिखना, दक्षिण से उत्तर की तरफ पहला विजय अभियान है। चलो बहुत बढ़िया। अरे मैं पढ़ाता रहूंगा यार, क्यों ऐसी बात क्यों करते हो। अभी स्टैटिक जी के पढ़ाऊंगा आप लोगों का, मैं रिवीजन कराऊंगा अपने तरीके से। यूट्यूब पे क्लासेस हैं लगातार, सुबह 9 बजे हिंदी का प्रैक्टिस सेट कराता हूँ मैं आपको, 3 बजे जीएस का प्रैक्टिस सेट। और याद रख लेना, अब हिंदी आपकी लगभग खत्म हो चुकी है, सुबह 9 बजे प्रैक्टिस सेट को अपनी धड़कन बना लो, 3 बजे वाले जीएस के प्रैक्टिस सेट यूट्यूब पर से धड़कन बना लो अपनी, है ना। धीरे धीरे जैसे जैसे इधर से खत्म करेंगे तो बहुत मजबूत हमको क्या करना है, एक क्रमिक रिवीजन करना ये जरूरी है। दक्षिण से उत्तर की तरफ जाने वाला ये राष्ट्रकूट वंश का शासक है, लिखना। लेकिन बाद में, अब अंत बता रहा हूं आपको, लेकिन बाद में 200 सालों का ये संघर्ष था, लेकिन बाद में नागभट्ट द्वितीय, नागभट्ट सेकंड ने
बदला लिया था इसका। अब नागभट्ट सेकंड कौन है? ये गुर्जर प्रतिहार वंश के शासक हैं। कौन थे? गुर्जर प्रतिहार वंश के शासक थे। नागभट्ट द्वितीय ने कोई दिक्कत, लेकिन बाद में नागभट्ट द्वितीय ने कन्नौज पर पूर्णतः अधिकार कर लिया था। राष्ट्रकूटों को हरा करके, ध्रुव को हरा करके कन्नौज पर पूर्ण अधिकार कर लिया था। तो आप समझेंगे गुर्जर प्रतिहार वंशों ने ही त्रिपक्षीय संघर्ष को शुरू किया। और फटाफट से आंसर बताओ कमेंट सेक्शन में। अंततः कन्नौज की गद्दी पर किसका कंट्रोल हो गया था? सभी बच्चे बताएंगे। अंत में इस कन्नौज के संघर्ष में, जिसमें 200 साल तक भिड़ते रहे, स्वाभिमान की लड़ाई में, इसको फाइनली किसने जीता था और कन्नौज किसके हिस्से में गया? पाल वंश के, गुर्जर प्रतिहार वंश के, या फिर राष्ट्रकूटों के? तो क्या कहोगे भैया जी, ये गया किसके फेवर में? ये गया आपका गुर्जर प्रतिहार वंश के शासकों के फेवर में। कोई दिक्कत? चलो भाई, बहुत बढ़िया। प्लीज प्लीज फिजिक्स पढ़ा दीजिए बेटा, मुझ पर फिजिक्स आती ही नहीं है, कैसे पढ़ा दूं? आती तो पढ़ाता, जरूर पढ़ाता। इतनी शानदार फिजिक्स पढ़ा रहे हैं दिग्विजय सर आपको, बहुत जबरदस्त। स्टैटिक जी के पढ़ाऊंगा बच्चे में, यूपी जी के भी नहीं बताऊंगा। मत बोलो आप, बहुत सारे बच्चों को कमेंट आ रहे हैं यूपी जी के। नवनीत सर पढ़ाएंगे आपको। नवनीत सर यूपी जी के हमारे चैनल पर टीचर हैं, हमेशा से यूपी जी के उन्होंने पढ़ाई है ना, बहुत अच्छे से पढ़ाएंगे। क्या नाम है? नवनीत, NAVNEET। नवीन सर मत समझ लेना कभी, सोचो जी नवीन सर बोला था। नवनीत सर हैं, है ना, ज्योग्राफी के बहुत शानदार टीचर हैं। और मैप के लिए यूपी जीके की बुक भी उनकी है, और यूपी जीके के वो क्या है, स्पेशलिस्ट हैं। आप लोगों के लिए विशेष टीचर रखे जाएंगे, है ना। जो विशेष है ना आपको, वो हम जानते हैं ना क्या बेहतर है। हम चुनाव वही करते हैं जो सबसे बेहतर है। और निश्चिंत रहें आप लोग, निश्चिंत रहना। जब तक मैं हूं तब तक तो निश्चिंत रहो। निश्चिंत किस बात से? कि आपको बेस्ट फैकल्टी मिलेंगी, ओके, तो वो मिलती रहेंगी, इस चीज से घबराना मत तुम। लेकिन बाद में नागभट्ट द्वितीय ने क्या कर दिया? कन्नौज पर पूर्ण अधिकार कर लिया और गुर्जर प्रतिहार वंश का शासन हो गया। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बहुत शानदार। तो बच्चे ये तो हुई, थोड़ा सा समझ में आया? फटाफट से बताएं, समझ में आया? प्रतिहार जो ये संघर्ष हुआ, त्रिपक्षीय संघर्ष, ये क्यों हुआ? इसमें हमको पढ़ना है बच्चे पाल वंश। सबसे पहले कौन सा था? पाल वंश। पाल वंश किधर थे? बंगाल की तरफ थे, जो आपका बंगाल है। इधर कौन थे? इधर थे आपके पाल शासक, ठीक है। पाल वंश का जो संस्थापक है, ये छोटे छोटे इनपुट ले लो, इनसे बहुत ज्यादा प्रश्न तो बनते नहीं है। संस्थापक थे गोपाल। कौन है पाल वंश का शासक? बोलो एक बार। पाल वंश का संस्थापक था गोपाल, ठीक है। राजधानी की बात करते हैं, राजधानी थी इनकी मुंगेर। क्या राजधानी थी? मुंगेर इनकी राजधानी थी। और अगर मैं पाल वंश का सारा आपको बताऊं तो 750 से लेकर के 1174 तक रहा पाल वंश। 750 से लेकर के 1174 तक रहा कुल पाल वंश, जिसकी स्थापना किसने की थी? ये की थी गोपाल ने। किसने की थी? गोपाल ने की थी। अब ये गोपाल एकदम से कहां आ गया? तो बच्चे थोड़ा सा समझो। जो हर्षवर्धन था, मैं आपको कश्मीर के राजवंशों के बारे में भी थोड़ा सा बताऊंगा। तो इधर बंगाल की बात कर रहे हैं हम, तो यहां अगर हम देखते हैं बच्चे, क्या देखते हैं? कश्मीर जो है, कश्मीर में कारकोट वंश था, उत्पल वंश था। तो यहां था शशांक, जिसने बोधि वृक्ष को कटवाया था, याद करो। वो शशांक जिसने कन्नौज पर हर्षवर्धन के बहनोई गृहवर्मन की हत्या कर दी थी। तो शशांक था इधर बंगाल में। लेकिन जब शशांक मर गया तो शशांक के बाद में कहते हैं बंगाल में अराजकता फैल गई, मारकाट का माहौल बन गया। और कश्मीर के एक शासक, यहां इंपॉर्टेंट बात है, एक शासक आया था कश्मीर का, बड़ी महत्वपूर्ण बात है, मैं हमेशा बताता हूं उसको। कश्मीर के शासक
कश्मीर में एक शासक था ललितादित्य। कश्मीर के शासक ललितादित्य, लिखो, कश्मीर के शासक ललितादित्य मुक्तपीड़ ने, क्या नाम है इसका, ललितादित्य मुक्तपीड़ ने कन्नौज और बंगाल को लूटा था। बहुत बुरी तरह से लूटा था इसने, बंगाल को लूटा था। बहुत त्राही त्राही बंगाल में मची, और त्रिपक्षीय संघर्ष से पहले की बात है, लूटा था। क्योंकि अभी तो पाल वंश शुरू हो रहा है, और पाल वंश में भी गोपाल है, फिर धर्मपाल आएगा। जब धर्मपाल आएगा तब होगा त्रिपक्षीय संघर्ष, है ना। तो अभी तो त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ ही नहीं था। तो पाल वंश में यहां ये जो जनता बहुत परेशान जब हो गई लूटपाट से, है ना, लूटपाट से जनता तंग हो गई, तो जनता का नेता बनकर के यहां उभरा था कौन, गोपाल। तो लोकतंत्र की सी स्थापना है, और गोपाल जनता द्वारा चुना गया था। कोई युद्ध से नहीं, कोई साम्राज्यवादी विस्तार से नहीं, किसके द्वारा, जनता द्वारा चुना गया। समझ गए जनता ने किन स्थितियों में इसको चुना। जनता ने इसको चुना ऐसी स्थितियों में ताकि हम लोग अराजकता से बच सकें। अब हमारा एक शासक, एक लीडर होना चाहिए, और लीडर बनकर कौन उभरा, लीडर बनकर के उभरा गोपाल। ठीक है, राजधानी क्या बनाई, मुंगेर बना ली, कोई दिक्कत। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है, यहां बोलते हैं मत्स्य न्याय को खत्म किया, मत्स्य न्याय को खत्म किया। और कई बार तो इसकी उपाधि ही मत्स्य न्याय बोल दी गई। तो मत्स्य न्याय से समझ लेना किसको जोड़ा गया है, गोपाल को। मत्स्य न्याय क्या था, मत्स्य न्याय बच्चे आज भी है समाज में। आप देखते हो बहुत सारी चीजों का फायदा सिर्फ अमीर लोग ही उठा पाते हैं, गरीब तक तो वो फायदा पहुंचता ही नहीं है। जैसे मैंने बताया आरक्षण के बारे में, जिन लोगों को फायदा पहुंचना चाहिए उन तक ज्ञान ही नहीं है आरक्षण का। चलो, तो मत्स्य न्याय को क्या कर दिया, मत्स्य न्याय को खत्म किया। यानी कि इसने एक ऐसी व्यवस्था बनाई कि जिसमें सब लोगों को बराबर न्याय मिल सके। और कोई बहुत ज्यादा इसकी योग्यताएं नहीं है। एक योग्यता है इसकी, क्या, ओदंतपुरी विश्वविद्यालय बनवाया, ओदंतपुरी विश्वविद्यालय बनवाया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क करके रखना। ओदंतपुरी विश्वविद्यालय किसने बनवाया था, ओदंतपुरी विश्वविद्यालय किसने बनवाया। कई बार इसको मठ भी बोल देता है, ओदंतपुरी मठ, लेकिन आप लोगों को तो सिर्फ ओदंतपुरी नाम याद करना है। इसकी उपलब्धि क्या है भैया जी, फिर उपलब्धि है कि इसने एक योग्य पुत्र धर्मपाल को जन्म दिया। वही धर्मपाल, अगर मैं इसका शासनकाल बोलूं गोपाल का, तो 20 साल के लिए था ये, 750 से लेकर के 770। लेकिन आप मत लिखना, है ना, आपके लिए बिल्कुल निरर्थक बात हो जाएगी वो। 750 से 770 था। ठीक है, नंबर 1 है गोपाल। नंबर 2 फिर शासक आया धर्मपाल। और पाल वंश में हमको 2 ही शासक पढ़ने होते हैं, क्या बोलोगे, धर्मपाल। किसका, इसका एक बड़ा योग्य पुत्र था। कौन था इसका, एक योग्य पुत्र बना। और कब गद्दी पर आया था, 770 में आ गया। इसका 40 वर्षों का शासनकाल है, पिता का 20 वर्षों का और इसका 40 वर्षों का। बीसी नहीं, एडी, क्या बोलोगे, एडी में धर्मपाल गद्दी पर आ जाता है। इसको भैया योग्य की, मेरे कहने का मतलब क्या है, मैं योग्य क्यों कह रहा हूं इसको, क्योंकि इसने शिक्षा के क्षेत्र में बहुत प्रसार करवाया। जैसे विक्रमशिला विश्वविद्यालय बनवाया, बिहार में क्या बनवाया, विक्रमशिला विश्वविद्यालय बनवाया, विक्रमशिला विश्वविद्यालय बनवाया, कोई दिक्कत। विक्रमशिला विश्वविद्यालय इसी ने बनवाया। नालंदा जो विश्वविद्यालय था, बताओ फटाफट, नालंदा किसने बनवाया था, गुप्त वंश के किस शासक ने नालंदा को बनवाया था। नालंदा के लिए 100 गांव और 100 गाय दी थी इसने।
100 गांव कि नालंदा में ये अब नालंदा के अधीन रहेंगे गांव, नालंदा विश्वविद्यालय के। सीमा बढ़ा दी उसकी, मतलब कि भाई यहाँ छात्र रहते हैं, शिक्षक रहते हैं, तो उत्पादन में कुछ हिस्सेदारी तय कर दी कि ये लोग यहाँ वो पहुंचाएंगे खाना वाना। 100 गांव देने का मतलब था कि राजा के अधीन न होकर के अब आप नालंदा की सेवा करें। राजा को कर वर कोई भी किसी प्रकार की व्यवस्था ना करे, लेकिन नालंदा व्यवस्था जरूर पहुंचाओ सब कुछ, ठीक है, जो आप कर सकते हैं। तो 100 गांव दान में दे दिए थे। और एक आता है यहाँ सोमपुरा विहार। सोमपुरा विहार ये था बौद्धों के लिए दरअसल में। इसको सोमपुरा विहार बोलो या सोमपुरा विश्वविद्यालय बोले, बाद में ये विश्वविद्यालय में क्या हो गया था, परिणत हो गया था, मतलब बदल गया था। सोमपुरा विश्वविद्यालय बोले या सोमपुरा विहार बोलो, ये दरअसल में शुरुआत में इसने बौद्धों के लिए बनाया था कि बौद्ध भिक्षु जो थे वो आराम कर पाए। सोमपुरा विश्वविद्यालय का निर्माण, और ये सोमपुरा है बांग्लादेश में। इधर है, उस समय तो बंगाल में ही था, 1971 में अलग हो गया ना बांग्लादेश। तो अब वर्तमान स्थिति अगर बात करते हैं तो कहाँ है, बांग्लादेश में है। मैंने बोला था त्रिपक्षीय संघर्ष में किसने भाग लिया था, धर्मपाल ने ही भाग लिया था। कुमारगुप्त, कुमारगुप्त बिल्कुल ठीक आंसर आप सब लोगों का। नालंदा का निर्माण कुमारगुप्त ने कराया था, ठीक है। बीजेपी की सरकार आ गई है, हम यादव लोग हैं, पेपर निकाल लेंगे तो मेडिकल में छांट देंगे क्या। बेटा विपुल ऐसा क्यों सोचते हो, ऐसा भी कहीं होता है क्या, है क्या मायावती जी के टाइम पर नौकरी हुई तो क्या यादव लोगों को भर्ती नहीं दी गई, क्या ब्राह्मण लोग भर्ती नहीं हुए, बताओ आप। क्या जब कभी सरकार आई पिछली बीजेपी की सरकार, क्या SC ST को नौकरी नहीं मिली या ब्राह्मणों को नौकरी नहीं मिली, बोलो। यादवों को नौकरी नहीं मिली, सबको मिलती है। आप प्लीज किसी भी तरह का मिथ दिमाग से निकालिए किसी भी सरकार के लिए। हम लोगों को सक्रिय रहना चाहिए, छात्रों को राजनीति से जुड़ना चाहिए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अपना एक पॉजिटिव व्यू लेकर, एक पॉजिटिव व्यू लेकर कोई भी सरकार आए, हमेशा देखो हर व्यक्ति किसी ना किसी सरकार का हितैषी होता है अपनी, और ऐसा नहीं है हर सरकार में कमियां हैं और हर सरकार में पॉजिटिविटी है। किसी भी सरकार को आप उठा लो, बहुत सारे मुद्दों पर कहीं सरकार अच्छी है तो हर सरकार में कमियां हैं। तो आप अपना गतिरोध अपने जीवन पर ना पड़ने दें, किसी प्रकार की आपकी जो सोच है ना उसका प्रभाव अपने जीवन पर मत आने दो बच्चे, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, है ना। और हमेशा कुर्सी का सम्मान करो। मोदी जी में लाख कमियां हो सकती हैं लेकिन देश के प्रधानमंत्री हैं। मनमोहन सिंह, उनमें बेशक कितनी कमियां थी लेकिन वो देश के प्रधानमंत्री हैं, तो हम उनको सम्मानित, वो मतलब सम्मान्य लोग हैं, हमको सम्मान करना चाहिए। ऐसा नहीं है अखिलेश यादव जी सम्मान्य है, क्या है, सम्मान्य है, तो वो ऐसा नहीं है। आप योगी आदित्यनाथ जी, आप किसी भी पार्टी से जुड़े हो वो सम्मान्य है, वो CM हो चुके हैं, तो वो लोग हैं, वो हमारे लीडर्स हैं। तो कभी भी अपने दिमाग में मिथ ना आने दे, है ना, किसी प्रकार का ऐसा कुछ नहीं होगा। चलो, मेडिकल फिट है तो कोई कैसे निकाल देगा। धर्मपाल की बात करते हैं, क्या धर्मपाल की बात कर रहे हैं हम। धर्मपाल की उपाधियां हैं भैया। इसने त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया और किसको हरा दिया था, इंदिरा युद्ध को हरा दिया था। तो उत्तरापथ, मतलब वहां से उत्तर का मार्ग निकल के जाता था, GT रोड उत्तरापथ, तो वहां इसने जीता, तो तब इसको उपाधि दी गई उत्तरापथ स्वामी की। कौन सी उपाधि, पाल वंश के किस शासक को उत्तरापथ स्वामी कहा जाता था, उत्तरापथ स्वामी। विक्रमजीत किसको कहा जाता था, पाल वंश के किस शासक को विक्रमजीत नाम दिया गया, क्या विक्रमजीत नाम दिया गया। परम भट्टारक उपाधि, परम भट्टारक उपाधि और परम सौगात उपाधि। अच्छा, मैंने पहले बताया था आपको गुप्तों के टाइम पे एक परम सौगात उपाधि, बताना किसको और बताई थी। एक परम सौगात उपाधि गुप्तों के टाइम पे किसको बताई थी मैंने आपको, फटाफट बताएं। परम सौगात उपाधि किसकी मिली, ये इसी की उपाधि है, किसकी, धर्मपाल की। तो कभी भी गलती मत करना, लिखना इसके दरबार में, इसके दरबार में हरिभद्र विद्वान रहते थे, हरिभद्र विद्वान रहते थे। कौन रहते थे, हरिभद्र, हरिभद्र विद्वान रहते थे, ठीक है।
हरिभद्र विद्वान रहते थे जिनकी पुस्तक है, बुक है अष्ट सहस्त्रिका। क्या बुक का नाम है? अष्ट सहस्त्रिका पुस्तक इनकी है। धर्मपाल की पत्नी देखें, देखे क्या मतलब नाम लिख ले, पत्नी देखे नहीं मतलब नाम देखे। पत्नी का क्या नाम है? सन देवी। कभी सोच रहे हो इसका भी फोटो तो नहीं ले आए जी कहीं से? सन देवी। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि ये राष्ट्रकूट वंश की थी, राष्ट्रकूट वंश की थी। तो यहां से हमको पता चलता है कि जो धर्मपाल है इसने अपने संबंध स्थापित करने की कोशिश की थी, किससे? राष्ट्रकूट शासकों से। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बहुत शानदार है, बहुत गजब। चंद्रगुप्त द्वितीय को कहा गया, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, गुड्डू सिंह, आई एम ऑल्सो योर बिग फैन। तुम्हें तो याद नहीं आएगी लेकिन मुझे आएगी याद तुम्हारी जरूर। मतलब एप्लीकेशन की याद आती है, ऐसे कि मैं पढ़ाना थोड़ी छोड़ रहा हूं। और देखो मेरा ये यहां मतलब शायद छठा या सातवां बैच हो, छठा बैच है शायद। दिल्ली पुलिस, फिर यूपीएसआई, पीईटी, एसएससी जीडी एक बैच है ना 2.0, और एडब्ल्यूओ, टीपीओ, हेड कांस्टेबल, मिनिस्ट्रियल, ये तो खत्म करवा दिया, इनके तो काउंट ही नहीं कर रहा मैं। ये सब तो सातवां आठवां बैच हो गया है ना। तो जो पहले बच्चे हैं, तो मेरे संपर्क में अगर मैं दिल्ली पुलिस की बात करूं, मुझे आज भी याद है कि जो पहला बच्चा जिसका कमेंट मैंने पढ़ा था, ऐसा ना 2-3 दिन तक तो मैंने कमेंट ही नहीं पढ़े, मुझे पता ही नहीं था कैसे कमेंट पढ़ देखे जाते हैं। ऑफलाइन में पढ़ाता था मैं तो मैंने कमेंट पढ़े तो उसमें नाम था जसमीत मानक। मेरे पास नंबर सेव है आज भी, बात होती है खूब, है ना, जसमीत मानक। तो ऐसे ही मतलब बहुत कम बच्चे ऐसे होते हैं ना, जुड़ जाते हैं। तो याद बहुत कम बच्चे याद रखते हैं, हम तो याद रखते हैं सबको। ठीक है, तो मैं देखता हूँ, मैंने कहा यार बच्चा जब तक पढ़ता है ना तब तक तो बढ़िया रहता है एकदम टच में। जब हम किसी के संपर्क, और ये प्रकृति का नियम है, जब तक हम किसी के संपर्क में तब तक हम ज़्यादा याद करते हैं, और जब हम दूर हो जाते हैं तो फिर भूलते चले जाते हैं। पुरानी वाली को नहीं भूल जाते हो, नई वाली याद रह जाती है। पुराने वाले को भूल जाते हैं, नया वाला याद रह जाता है। होता है ऐसा? नहीं, ये तो भैया प्रकृति का नियम है। चलो, यहां तक की बात में किसी को कोई दिक्कत तो बताओ मुझे एक बार। त्रिपक्षीय संघर्ष मैंने बता ही दिया। इसके बाद में बच्चे कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके बाद में मतलब बहुत सारे शासक हुए, विग्रहपाल हुआ, जैसे देवपाल हुआ, देवपाल, ठीक है। इसके बाद में फिर विग्रहपाल हुआ, कौन हुआ? विग्रहपाल हुआ, विग्रहपाल हुआ, इनका कोई अर्थ नहीं है। देवपाल को बोलते हैं बौद्ध धर्म का पुनर्संस्थापक, क्रेडिट दिया जाता है इसको, क्योंकि इसने भी नालंदा के लिए, बौद्धों के लिए बहुत काम किए। बौद्ध धर्म का पुनर्संस्थापक, लेकिन इतिहास में नहीं कहा जाता है, सिर्फ एक इतिहासकार ने इसको कहा है पुनर्संस्थापक। क्या बोलोगे? पुनर्संस्थापक कहा जाता है। किसने कहा था? इतिहासकार तारानाथ ने कहा, एक व्यक्ति ने कहा बस। क्या बोलोगे? इतिहासकार तारानाथ ने कहा था। बहुत बढ़िया, हाँ 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 बिल्कुल। चलो, विग्रहपाल हुए, लेकिन यहां आपको एक बात याद रख लेनी है, रामपाल हुआ। अंतिम शासक कौन है? अंतिम शासक याद जरूर रखना बच्चे। पाल वंशों में अंतिम शासक कौन था? तो अंतिम शासक आपको बोलना है भैया जी, गोविंद पाल था। गोविंद पाल था अंतिम शासक। इसके बाद में पाल क्या हुए? पाल कमजोर हो गए। पाल कमजोर तो मतलब बीच में भी कई बार हुए, बीच में कई बार हुए कमजोर। जैसे कि मैं बोलूं, एक शासक है इनमें, रामपुर, राम ही लिखा सिर्फ, रामपाल। जैसे एक शासक हुआ था इनमें महीपाल, रामपाल से पहले हुआ था महीपाल। तो महीपाल को अगर बोलते हैं, बीच में हुआ पाल 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 पाल, तो महीपाल क्या है? जब शक्ति कमजोर हो रही थी पालों की, तो इसको पुनर्संस्थापक कहा जाता है। महीपाल को क्या कहा जाता है? पुनर्संस्थापक इसको कहा जाता है। क्या बोलोगे? पुनर्संस्थापक इसको कहा जाता है, ठीक है, महीपाल को। और यहां एक और बात याद रख लेना, जब ये पालों का शासन खत्म हो गया, मैंने बोला कब? 1174 में। गोविंद पाल के
टाइम पर जब पालों का शासन खत्म हो गया, कोई बहुत महत्वपूर्ण बात नहीं है, लेकिन याद रख लेना पालों के बाद कौन आया था? सेन वंश आया था। पालों के बाद बंगाल पर शासन, बंगाल पर शासन किया था किसने? सेन वंश ने। सेन वंश ने। अगर आप यूपीएससी का एग्जाम दे रहे होते ना, फिर पूछता आपसे कि पालों की ऐसी क्या स्थिति हुई, पालों की ऐसी क्या स्थिति हुई जिसकी वजह से पाल वंश कमजोर हुआ और उनकी कमजोरी का फायदा उनके पूर्ववर्ती या उनके उत्तरवर्ती जो राजवंश थे उस पर किस तरह पड़ा, तो वो तब पढ़ना पड़ता है ना। सेन वंश। पालों के बाद बंगाल पर शासन किसने किया? सेन वंश ने किया। ठीक है, और सेन वंश का याद रख लेना संस्थापक कौन है? सेन वंश का संस्थापक कौन है? सामंत सेन। ये कुछ नाम है जो आपने अगर सुने हो। सामंत सेन है, संस्थापक था। इसी वंश का, सेन वंश का चौथा शासक था, एक फोर्थ शासक था आपका, चौथा शासक था, क्या नाम था उसका? लक्ष्मण सेन। ये सेन वंश में सबसे प्रसिद्ध हुआ है। लक्ष्मण सेन सबसे प्रसिद्ध। ठीक है, क्यों प्रसिद्ध हुआ? यह प्रसिद्ध हुआ था कि इसके दरबारी कवि थे, वहां से प्रश्न पूछा जाता है। जयदेव, जयदेव नाम सुना है? राधा कृष्ण की प्रेम कहानी के ऊपर जिन्होंने क्या लिखा? गीत गोविंद। तो गीत गोविंद के रचयिता जयदेव किसके दरबार में रहते थे? क्या बोलोगे? लक्ष्मण सेन के दरबार में रहते थे। लिख लेना, लक्ष्मण सेन के दरबारी है, दरबारी। और ये लक्ष्मण सेन था 1178 से लेकर के 1206। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट टाइम है। इस टाइम आपने इतिहास पढ़ा है। 1206 में गुलाम वंश की स्थापना हुई थी। 1178 गोरी आया था उधर गुजरात पाटन, और बख्तियार खिलजी जब बंगाल की तरफ अभियान कर रहा था ना, तो बख्तियार खिलजी का विरोध किया था लक्ष्मण सेन ने। समझ रहे हो? हार तो गया था लेकिन विरोध किया था। तो ये उस टाइम के शासक हैं। चलो, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। मिहिर भोज गुजर जी। बच्चे, जो किताबों में लिखित है अभी तक, देखो कोर्ट में मामला चल रहा है, कोर्ट में मामला चल रहा है, कोर्ट अभी डिसीजन देने की स्थिति में नहीं है या आगे को टाल रहा है। कोर्ट बोलता है, और दो पक्ष हैं। पहली बात तो हमारे लिए सम्मान की बात होनी चाहिए कि किसी व्यक्ति को दो जातियां अपना पूर्वज बताती हैं, है ना। तो वो उनके कुछ कर्म होंगे ऐसे कि हम लोग उनको जोड़ना चाह रहे हैं। महान व्यक्ति हैं, 49 वर्षों तक शासन करने वाले वो व्यक्ति में कोई महानता है ना, कि जो हमारे लोग हैं क्षत्रिय जाति से, हमारे राजपूत लोग कहते हैं कि वो उनके पूर्वज है। जो गुर्जर जाति से लोग हैं वो बोलते हैं वो उनके पूर्वज है। तो ये तो अच्छी बात हुई, लेकिन इस चीज के लिए बच्चे टकराव नहीं होना चाहिए। अगर मान के चलो मुझको दो बच्चे कहने लगे कि ये हमारे गुरुजी हैं, एक तो कह रहा है इधर से ये हमारे गुरुजी हैं, एक इधर से हमारे, तो अच्छी बात है। इसके लिए कभी टकराओ मत। मैं देखता हूँ छोटे छोटे बच्चों को, 18-18 साल के बच्चे वीडियो बना के गाली देते हैं एक दूसरे समाज को। तो मैं कहता हूँ ये सबसे बड़ी नीचता है। आप क्या गर्व कर रहे हैं ऐसे व्यक्ति के ऊपर? आप गर्व करने लायक ही नहीं है अगर आपकी मानसिकता ऐसी है। जो इतिहास में दर्ज है वो मैं आपको बताऊंगा। कोर्ट का डिसीजन अभी नहीं आया है। कोर्ट जब ये डिसाइड कर लेगा, कोर्ट जब ये फैसला दे देगा, तो कोर्ट फैसला देगा किस पर? साक्ष्य को देखते हुए। और साक्ष्यों को इतने सारे अभिलेख हैं जो कोर्ट में जमा है, जो किसी एक आम आदमी के बस की बात नहीं है। सब अपनी छोटी छोटी दलीलें देते हैं। कोई देता है गुर्जर पक्ष से दलीलें कि इस तरह से, कुछ लोग देते हैं क्षत्रिय समाज से, राजपूत लोग दलीलें ऐसे देते हैं कि इस तरह से। तो सबकी बातें मान्य हैं। मान्य कब होंगी? जब कोर्ट डिसीजन दे देगा। जब तक कोर्ट डिसीजन नहीं देता तब तक हम क्या करें? मेरा क्या कर्तव्य बनता है? मैं आपको वो पढ़ाऊं जो इतिहास की तमाम किताबों में है। ठीक है, जो अभी तक पढ़ते आ रहे हैं सभी लोग। जब आएगा तो डिसीजन आएगा, सबके सामने आएगा, और मिथ सबके सामने ओपन होगा कि वो कौन थे। मैं तो कहूंगा कि इस बात का विवाद ही हम लोगों को खत्म कर देना चाहिए कि वो कौन थे।
हमें तो बोलना चाहिए हमारे श्रद्धनीय है, पूजनीय है, ठीक है, हम सभी के थे। मैं मानता हूं यार हमारे बाबा थे वो, अब बोलो मैं तो ब्राह्मण हूं, मैं मानने को तैयार हूं हमारे बाबा थे वो, लेकिन मैं इस बात पे क्या लड़ने लग जाऊं कि वो हमारे बाबा थे? मैं तो सम्मान दे रहा हूं, सम्मान दो, लड़ो मत। ओके, तो कल की क्लास में शुरू करेंगे और कल पढ़ेंगे हम गुर्जर प्रतिहार वंश और राष्ट्रकूट वंश को। ओके, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत। पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए, और याद रखो 3 बजे जीएस का प्रैक्टिस सेट, उसको धड़कन बना लो अपनी, क्योंकि जीएस का मैक्सिमम पोर्शन आप पढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, अब प्रैक्टिस पर फोकस करते चले जाइए। जो जो विषय आपका खत्म होता जा रहा है लगभग, उसके लिए मैक्सिमम प्रैक्टिस पर ध्यान करिए। अब प्रश्नों को ढूंढिए, प्रश्नों को ढूंढिए। आपने पढ़ लिया मान के चलो, कुछ भी कोई भी पढ़ा है आपने, उसके लिए प्रश्न ढूंढिए, किताब ढूंढिए, कहाँ प्रश्न मिलेगा, गूगल सीट ढूंढिए, यूट्यूब वीडियोस देखिए, क्योंकि आप लोग अब फ्री होते चले जाएंगे। फ्री होने का मतलब ये नहीं है ये क्लास होगी तो ये टाइम अब मजे का हो गया 12 बजे, नहीं, प्रैक्टिस करनी। और जिस दिन वर्दी मिल जाएगी, नौकरी मिल जाएगी, चाहे रेलवे ग्रुप डी में हो, या आप लेखपाल हो जाएंगे, या यूपी कांस्टेबल में आपको वर्दी मिल जाएगी, तो उस समय सबसे ज़्यादा सुकून आप लोगों को होगा। जो आगे पढ़ना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, उनके लिए वो बेस्ट मोटिवेशन होगा। इसलिए समझ के चलना बच्चे, आपकी सफलता का पहला कदम होगा जो आपको पार करना ही करना है। अभी क्लास की वर्तमान संख्या में आपको बताऊं, समझना, बच्चा इतना कमजोर हो चुका है कि क्लास को देख रहे हैं अभी लगभग 4000 लोग। तो 4000 लोग से मतलब है ये वेरी करते रहते हैं, ये 2000 भी हो जाते हैं, ये 5000 6000 भी। शाम तक इस वीडियो को 10,000 बच्चे देख लेंगे। तो मैं ये कह रहा हूं कि ये 10,000 बच्चे क्यों नहीं सेलेक्ट हो सकते? क्योंकि आप सब लोगों से आगे चल रहे हो, तो आप सिलेक्शन के सबसे ज्यादा दावेदार हो। बस ये रिदम नहीं तोड़नी है, लगातार चलते रहना ही कहते हैं कि वो व्यक्ति को माहिर बनाता है ना। सुभाष चंद्र बोस को ऐसी स्थिति आ गई थी कि समुद्र में, जब वो एक देश से दूसरे देश भारत के लिए भटक रहे थे, कि समुद्र में उन्हें लगभग 30-35 किलोमीटर तैर के पार करने पड़ गए थे। सहारा लेते, कोई नाव मिलती रास्ते में, स्टीमर मिलता, सहारा लेकर के, और इस तरह से वो पार करके गए थे। तो ऐसी स्थिति आती है, लगातार चलते रहना है। ठीक है, तो पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।